नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर बाद उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात। आतंकवाद और सीमा समेत कई मसलों पर होगी बात। बारामूला में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ जवान शहीद। आतंकवाद पर ब्रिक्स सख्त, साझा घोषणा पत्र में सभी देशों से वादा निभाने की अपील। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के लिए पेश किया 10 सूत्रीय एजेंडा। व्यापम घोटाले के सभी मामलों की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यपाल से मांगा जवाब। राष्ट्रपति से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। आम आदमी पार्टी का एक और विधायक मनोज कुमार गिरफ्तार। धोखाधड़ी और जमीन हड़पने का आरोप। विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांगा जवाब। इसरो का सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा से रात 9:58 पर छोड़े जाएंगे ब्रिटेन के 5 उपग्रह। आखिरी दौर में तैयारियां। रूस के उफा शहर में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होने वाली है। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के अलग इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी। इसमें ज़कीर रहमान लखवी और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डिनर के दौरान मुलाकात की। रूस के उफा शहर में अब से थोड़ी देर बाद होने वाली औपचारिक मुलाकात के लिए माहौल बनाते हुए मोदी और शरीफ गुरुवार रात एक दूसरे से मिले और अनौपचारिक बातचीत की। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में आयोजित डिनर में आमने सामने हुए। पुतिन ने ब्रिक्स के 5 देशों और एससीओ के 10 देशों के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था। आज होने वाली मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों का मुद्दा उठाएंगे। Terrorism is a very major domestic challenge. Now, to the extent that Pakistan has been identified as the cradle of terrorism, and the ideology coming out of Pakistan is affecting the whole region. So this is an issue that has to be addressed. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। जब लीडर्स मिलते हैं तो उसका दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान होने जा रही है, उसका 3 सतहों पर अच्छा असर पड़ेगा। एक बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर, दूसरा खित्ते के ऊपर और तीसरा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ पिछले साल मई में दिल्ली में पहली बार मिले थे। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए थे। दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात बीते साल नवंबर में काठमांडू में सार्क सम्मेलन के दौरान हुई थी, लेकिन उनके बीच द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। सार्क देशों की यात्रा के क्रम में विदेश सचिव एस जयशंकर गतिरोध दूर करने के लिए इस्लामाबाद गए और वार्ता फिर शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन ज़कीर रहमान लखवी की रिहाई और सीमा पार से बार बार सीज़फायर उल्लंघन की घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। उफा से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ मुलाकात से पहले कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को खारिज करते हुए लखनऊ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ों में कुछ राइट सिग्नल जाते हैं, बट आई कैन एश्योर यू दैट माई जॉब आई नो वेल, सो यू बी एश्योर्ड दैट इंडिया इज इन पोजीशन टू डिफेंड इटसेल्फ। उधर पाकिस्तानी सेना की तरफ से उत्तरी कश्मीर में अग्रिम सीमावर्ती चौकी पर की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। बीते 4 दिन में पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ जवान की मौत की ये दूसरी घटना है। बीएसएफ जवान कृष्ण कुमार दुबे उस वक्त शहीद हो गए जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कल दोपहर बाद बारामूला के नौगाम इलाके की करम चौकी पर गोली चलाई। दुबे झारखंड के रहने वाले थे।
इस इलाके में तनाव उस वक्त बढ़ गया जब पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 जुलाई को गोलीबारी की थी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। उस दिन से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। और रूस के उफा में आज शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक होनी है। बैठक में संगठन के 6 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष के अलावा भारत और पाकिस्तान जैसे पर्यवेक्षक देशों के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भारत को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का ऐलान होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में भारत के पास संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। इस 6 सदस्यीय संगठन में रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है। संगठन के अन्य पर्यवेक्षक देश पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता मिलने की संभावना है। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्कमेनिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्रिक्स और एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस पहुंचे थे। और इस समय हम रुख करेंगे उफा रूस का, जहां हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद हैं। अखिलेश, आज की बात की जाए तो थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होनी है। इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ ज्यादा पता लग पा रहा है? क्या ये सिर्फ 1-to-1 बात है? क्या मुलाकात का वक्त तय है? और जाहिर तौर पर जो भारत की चिंताएं हैं वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के सामने रखना चाहेंगे। निश्चित तौर पर भारत की चिंताएं जो हैं वो 2 चिंताएं हैं। एक समय के बारे में नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, एक बार एससीओ की शिखर बैठक शुरू होनी है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों पर्यवेक्षक हैं। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के शुरू होने के पहले उनके साथ एक बात करके एससीओ के बारे में एक बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए है एससीओ का मुख्य एजेंडा है कनेक्टिविटी और दूसरा है सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी दोनों भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कनेक्टिविटी की बात है तो मध्य एशिया में जाने का हमारा अगर मीन रास्ता है तो पाकिस्तान से होकर ही हम जा सकते हैं। दूसरा सिक्योरिटी का जहाँ तक मामला है तो पूरा जो आतंकवाद का मध्य पूर्व देशों में जो अभी आईसिस का आतंक चल रहा है उस आतंकवाद का भी रास्ता पाकिस्तान से होकर ही बनता है। जो तालिबान और अलकायदा की पहले जगह थी, जो और मिलिटेंट की जगह थी, वैसे ही वो पाकिस्तान बनने वाला है। तो सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करना चाहते हैं खास तौर पे। और उसके अलावा एक ट्रेड का मामला है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सामान्य तौर पे जब भी मुलाकातें होती तो ट्रेड मामले में बात होती है। और जहाँ तक कि आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड हो, लेकिन समस्या आती है वहाँ के सैनिक तंत्र के मामले में। तो सैनिक तंत्र का क्या रुख है इसमें भी शायद नेता की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बात यह है कि अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन में भी पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, वो मेंबर नहीं है लेकिन इनवाइट किया गया था। और एशिया सम्मेलन में भी है वो पाकिस्तान। पहली बार ब्रिक्स और एशियो एक जगह पे हो रहा है जिसका एक ही होस्ट है रूस। तो इस हिसाब से यह बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक तरह की कहें कि बहुत ही फॉर्मल बातचीत है, औपचारिक बातचीत है। और एक तरह से समझिए कि बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद दोनों प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और इसमें सभी मुद्दों पे जो औपचारिक तौर पे कहा जा रहा है कि सभी जो जरूरी मुद्दे हैं सभी मुद्दों पे दोनों प्रधानमंत्री बात करेंगे जी। और आज अगर इसके बाद एससीओ की बात की जाए, रूस, चीन और मध्य एशियाई कुछ और देश इसमें शामिल हैं। किस तरह की औपचारिकता बाकी है, क्योंकि पूर्ण सदस्य का दर्जा इस साल हासिल नहीं हो रहा है भारत को, इसकी तमाम औपचारिकताएं निभानी है। तो ये किस तरह की औपचारिकताएं हैं और अगले साल भारत इसका पूर्ण सदस्य होगा? एससीओ के कितने खास मायने भारत के लिए? देखिए, औपचारिकता यह है कि पिछले साल दिसंबर में एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। उस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव आया था कि भारत और पाकिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय हुआ। उन्होंने रिकमेंड किया कि दोनों देशों को पूर्ण सदस्यता दी चाहिए, क्योंकि इनके बिना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र इस पूरे इलाके में भारत और पाकिस्तान 2 महत्वपूर्ण देश हैं जो हर तरह की सहयोग के लिए जरूरी हैं। तो इस फॉरेन मिनिस्टर के बाद उनके रिकमेंडेशन आज जब एससीओ के जो सदस्य देश हैं
जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उन देशों की मीटिंग होगी, उनमें इस प्रस्ताव पे विचार होगा। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है उस प्रस्ताव पे प्रस्तुति दी जाएगी, मतलब उस प्रस्ताव को बड़ी जल्दी दे देंगे शिखर सम्मेलन, और उसके बाद जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, जो क्या क्या शर्तें रहेंगी, किन किन बातों को मानना होगा, कुछ बिलेटरल मीटिंग होंगे भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग, और उसके बाद अगले साल भारत में होना है एससीओ का शिखर सम्मेलन के वक्त उसके वक्त इसकी घोषणा की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और आज के घटनाक्रम से पहले रूस के उफा में कल ब्रिक्स ने आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वाले देशों को सख्त संदेश दिया। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने एक तरफा प्रतिबंध लगाने की नीति की निंदा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप की स्थिति से सबक लेते हुए ब्रिक्स देशों से मिलकर काम करने की अपील की। रूस के उफा में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद की पुरजोर निंदा की। सम्मेलन के बाद जारी ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ अपने वादों पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने पर सख्त ऐतराज जताया। हमें एक होकर के इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, बिना समूहों और देशों, स्पॉन्सरर्स तथा टारगेटेड कंट्रीज के बीच बिना विभिन्नता किए हुए यह हमें ब्रिक्स में यूनाइटेड नेशंस और उसके सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य कमेटी में करना चाहिए। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। घोषणा पत्र में कहा गया कि विकसित देशों की मौद्रिक नीतियों से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने का खतरा है। घोषणा पत्र में रूस जैसे देशों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने की निंदा भी की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी मजबूत नहीं है। यूरोप जैसे प्रमुख विकसित बाजार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वित्तीय बाजार अस्थिर है। एक पक्षीय प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। अतः ब्रिक्स इकोनॉमिक्स के बीच सहयोग को घनिष्ठ करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की भावी योजनाओं के लिए 10 कदम नाम से सुझाव भी रखे। इसमें ब्रिक्स व्यापार मेला, रेलवे रिसर्च सेंटर, ऑडिट संस्थानों के बीच सहयोग, डिजिटल पहल, एग्रीकल्चर रिसर्च जैसी पहल शामिल हैं। ब्रिक्स में शामिल भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शासन प्रमुखों ने नए विकास बैंक की शुरुआत भी की। Одно из важнейших достижений – запуск работы пула условных валют, валютных резервов и нового банка развития. Наши страны успешно завершили процедуры ратификации соглашений об их создании. ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इन 5 देशों में दुनिया की 44% आबादी रहती है, जबकि जीडीपी में 40% और विश्व व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 18% है। अगले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक मामले में ब्रिक्स के सदस्य देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन समस्या अभी भी आतंकवाद पर आकर अटक रही है। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का समर्थन न देने की बात कही गई है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ साफ उठाया था। अब देखना यह है कि अगले साल जब ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होगा उस समय तक चीन का रवैया क्या रहता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। और जाने माने भारतीय बैंकर KV कामत का मानना है कि ब्रिक्स के नए विकास बैंक से विकासशील देशों को बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज मिलने में सहूलियत होगी। KV कामत को नए विकास बैंक का पहला चेयरमैन बनाया गया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने उफा में कामत से बैंक के उद्देश्यों पर खास बात की। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के बाद भारत के मशहूर बैंकर KV कामत को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। कामत साहब, ब्रिक्स बैंक के पहले चेयरमैन होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। क्या लगता है भारत को इससे कुछ लाभ होने वाला है? ऐसा है कि ब्रिक्स बैंक जो है एक स्टेटमेंट है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई सी एज द ब्रिक्स बैंक। दूसरा जो है लेंडिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वी अंडरस्टैंड द बोरोवर
एंड उसके हिसाब से लेंड करें। जिस समय ब्रिक्स बैंक बना उसी समय चीन के नेतृत्व में AIIB का भी निर्माण हुआ, तो क्या हमें लगता है कि इन दोनों में कुछ मतभेद या कुछ टकराव की स्थिति आ सकती है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि AIIB जो है और हम जो हैं साथ में मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेटिवली और कोऑपरेटिवली। क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है कि यह IMF और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल एक संगठन खड़ा कर रहा है, ये 5 देश मिलकर खड़ा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से दुनिया बदल रही है एंड अभी जो है इज़ अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, और ये जो है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मौका है एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी लुक एट दिस। तो केवी कामत का कहना है कि भारत ने यह जो पहल ली है चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर, यह भारत के आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और अन्य जो विकासशील देश हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। भारत अमेरिका के बीच FATCA यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट लागू करने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके जरिए दोनों देश 1 अक्टूबर से एक दूसरे के साथ कर चोरी की सूचनाएं साझा करेंगे। इससे कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में संपत्ति छिपाना मुश्किल होगा। FATCA अमेरिकी कानून है जिसके तहत हस्ताक्षर करने वाले देश टैक्स चोरी से जुड़ी कोई भी जानकारी अमेरिका को मुहैया कराता है। कानून का पालन ना करने वाले संस्थानों पर 30% जुर्माना देना होता है। बदले में हस्ताक्षर करने वाले देशों को भी यही सुविधा मिलती है। इसके लागू होने के बाद कर चोरी के लिए अमेरिकी संस्थानों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए विंबलडन के महिला सिंगल्स के फाइनल में सेरेना विलियम्स और मुगुरुजा में होगी खिताबी भिड़ंत। विरासत का सफर, जिनकी नृत्य में अक्स है महान कलाकार सितारा देवी का। अगर मम्मी खुद जो रियाज करती थी, सुबह से जो घुंघरू बांधती थी, वो यानी खाना पीना सोना किसी चीज की सूद नहीं थी। नृत्य जिनके लिए एक साधना है। मेरा तो ख्वाब यही है कि कथक पूरे दुनिया में छा जाए, खूब इसकी शोहरत हो, खूब इसका नाम हो। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ कथक कलाकार जयंती माला से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले और इससे जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। CBI जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने पर अगली सुनवाई में फैसला होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार साथ ही राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कल शाम मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर CBI से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। 24 जुलाई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। I state on behalf of the state and the chief minister that please send the matter to CBI, and according to us we have nothing to hide, so let the CBI investigate. How does it matter whether CBI investigates or a police team under the control of the High Court investigates? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। व्यापम मामले के विसल ब्लोअर की याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। हमें लगा कि कहीं न कहीं इसकी CBI जांच की जरूरत है। जिस तरीके से 40 से ज़्यादा मौत हुई है, रिपोर्टर की मौत हो गई, तो हमें लगा कि अब इसकी CBI जांच की जरूरत है और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड CBI जांच हो, तभी पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। शिवराज सिंह जी को सद्बुद्धि प्रदान की। यही सद्बुद्धि अगर 2 साल पहले आ गई होती तो आज उनको ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे पहले से ही CBI जांच के पक्ष में थे। CBI जांच से सच सामने आएगा। CBI की जांच से
जो भ्रम का जाल फैलाया गया था, जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे वो भी साफ होंगे और इस तरह की मृत्यु किस कारण हुई है वो सच भी सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इधर व्यापम मामले में सरकारी गवाह संजय यादव की मौत हो चुकी है। एसटीएफ ने बुधवार को अदालत में उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 को करेगा और शायद उसी दिन फैसला करेगा कि ये मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा कि नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम, कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और ये बैठक माना जा रहा है पहले से तय थी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रुख साफ हुआ है व्यापम से जुड़े सभी मामलों को लेकर, तो माना जाए कि राज्यपाल से जुड़े मसले पर भी राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई होगी और आज इस पूरे मामले को लेकर गहमा भरा दिन रह सकता है। श्याम, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रीति सिंह आप। कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि व्यापम से जुड़े हुए सारे मामलों की जांच सीबीआई करेगी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी फैसला करेगी आने वाले वक्त में कि उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे या ना करे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हालांकि उनको पहले से ही अंदाजा था कि इस तरह का फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस किया गया और ये पूछा गया कि उनके खिलाफ एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज की गई है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद से बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के जो शीर्ष लोग हैं वो हरकत में आए और उसके बाद 6:15 बजे करीब 40 मिनट की मुलाकात राजनाथ सिंह ने की और ये शायद पहला मौका था। आमतौर पर राजनाथ सिंह मीडिया को अवॉइड नहीं करते हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में मीडिया वाज नॉट अलाउड, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। और उस सुबह से ही जैसे ही ये फैसला आया उस वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की खबरें मीडिया को दी गई कि करीब 6 महीने पहले ही राम नरेश यादव को अपना पद छोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो पद नहीं छोड़ा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम नरेश यादव को कुछ समय देना चाहती है कि वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि 4 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो नोटिस दिया गया है। तो वैसे में बीजेपी निश्चित तौर पर ये नहीं दिखाना चाहेगी कि वो कोई एक्शन नहीं ले रही है और क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताह बाद अगर वो राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको फिर जाने के लिए कहता है तो बहुत ही शर्मिंदगी की स्थिति होगी केंद्र सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश सरकार के लिए। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली में पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करने का ये दूसरा मामला है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के मामले में कल गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ विजय कुमार नाम के शख्स ने पिछले साल एफआईआर दर्ज कराई थी। विजय का आरोप है कि मनोज कुमार ने उनसे पैसे ले लिए लेकिन उन्हें जमीन नहीं दिलाई। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस का ये उत्पीड़न का एक तरीका है और मोदी की पुलिस इसी तरह से काम करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और आज मनोज कुमार के साथ हुआ है, कल दूसरे एमएलए के साथ भी होगा, हम लोग के साथ भी होगा। हम लोग तो खाली प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब किस दिन सुबह पुलिस वाले पहुंचे और किसी मामले में एफआईआर दर्ज करके जेल में लेके चले जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस को नया मुद्दा मिल गया है। दोनों पार्टियां अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की कलई खुल रही है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, 420 के मामले सामने आ रहे हैं, फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब चुप क्यों हैं, वो इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते, जनता से माफ़ी मांगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके के शिकायतें सामने आ रही हैं और हम लोगों ने शुरू से ये कहा है कि दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करी जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में लोकायुक्ता की नियुक्ति अभी तक नहीं करी गई है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 9 जून को तब कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने फर्जी डिग्री के आरोप में गिरफ्तार किया था। तोमर अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो आज रात 9:58 पर सबसे भारी 5 वाणिज्यिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन्हें PSLV C-28 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
ये 5 उपग्रह ब्रिटेन के हैं। मिशन की उल्टी गिनती बुधवार सुबह शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र पर सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। ब्रिटेन के इन 5 उपग्रहों का कुल वजन 1440 किलोग्राम है। This is a commercial launch and we are launching 5 of the satellites for UK Surrey Technologies. So this is the 5th dedicated launch for commercial purposes and this is also the heaviest of the commercial payloads we are carrying. PSLV का ये 30वां मिशन है। इसके जरिए 3 DMC-3 उपग्रह अंतरिक्ष में 647 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इनमें से हर एक का वजन 447 किलोग्राम है। इसके अलावा PSLV C-28 2 सहायक उपग्रह CBNT-1 और D ऑर्बिट सेल को भी ले जाएगा। ये 5 उपग्रह ब्रिटेन के हैं। ये उपग्रह पृथ्वी पर किसी भी लक्ष्य का चित्र ले सकते हैं। इनका इस्तेमाल जमीन पर संसाधन और पर्यावरण सर्वेक्षण के साथ आपदाओं की निगरानी के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ग्रीस ने बेल आउट पैकेज के लिए यूरोपियन यूनियन को नया प्रस्ताव सौंप दिया है। यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव मिलने की पुष्टि भी की है। यूरोजोन के अधिकारी अब इस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ग्रीस ने आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ने के लिए किस तरह के उपाय करेगा। इस प्रस्ताव पर रविवार को होने वाले यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक में विचार होगा। वहीं ग्रीस में प्रस्ताव को लेकर आखिरी वक्त तक विचार चलता रहा। यूरोजोन कहता रहा कि ग्रीस को किसी भी नई मदद के लिए गंभीर प्रस्ताव पेश करना चाहिए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज आगाज हो रहा है। पहला मैच हरारे में खेला जाएगा। पहली बार अजिंक्य रहाणे वनडे टीम की अगुवाई करेंगे। वह जिम्बाब्वे टीम की कमान एल्टन चिंगुब्रा के पास है। जिम्बाब्वे सीरीज में देश के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं स्पिनर हरभजन सिंह की टीम में वापसी हुई है। इस सीरीज में नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। बाद विंबलडन के विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शरापोवा पर पिछले 11 साल से चला आ रहा अपना दबदबा बरकरार रखा है। गुरुवार को सीधे सेटों में उन्होंने आसान जीत दर्ज करके विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका सामना स्पेन की गार्बाइन मुगुरुजा से होगा, जो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। जानी मानी अभिनेत्री और नृत्य निर्देशक जोहरा सहगल की आज पहली पुण्यतिथि है। जोहरा सहगल ने धरती के लाल, नीचा नगर, अफसर फिल्मों में काम किया। वहीं उन्होंने हम दिल दे चुके सनम और कभी खुशी कभी गम जैसे नए दौर की फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। जोहरा सहगल कहते हैं कि उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शायद यही वजह रही कि 100 बरस से ज्यादा जीने के बावजूद वो कभी बूढ़ी नहीं हुई। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम समझ में नहीं आया, जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया। उनकी हंसी, उनका चहक कर बात करने का अंदाज और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज, सब में एक जिंदा दिली थी। हिंदी फिल्मों में जोहरा सहगल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। फिल्म आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा फिल्म बाजी में भी जोहरा ने डांस डायरेक्शन किया। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले और भोले भाले सोना ना, होना ना। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। बीते साल आज ही के दिन जोहरा सहगल इस दुनिया को अलविदा कर गईं, लेकिन उनका हंसी से खिलखिलाता चेहरा हमेशा हमारे जहन में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर बाद उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात। आतंकवाद और सीमा समेत कई मसलों पर होगी बात। बारामूला में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ जवान शहीद।
आतंकवाद पर ब्रिक्स सख्त, साझा घोषणा पत्र में सभी देशों से वादा निभाने की अपील। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के लिए पेश किया 10 सूत्रीय एजेंडा। व्यापम घोटाले के सभी मामलों की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यपाल से मांगा जवाब। राष्ट्रपति से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। आम आदमी पार्टी का एक और विधायक मनोज कुमार गिरफ्तार। धोखाधड़ी और जमीन हड़पने का आरोप। विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांगा जवाब। इसरो का सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा से रात 9:58 पर छोड़े जाएंगे ब्रिटेन के 5 उपग्रह। आखिरी दौर में तैयारियां।